हाय एवरीवन। तो जैसे हमने पार्ट वन डिस्कस किया था, उसके अंदर हमने 6 स्टॉक्स डिस्कस किए थे। निफ्टी 50 के सिलेक्टेड स्टॉक्स थे वो। और वैसे ही मैंने 6 स्टॉक्स और सिलेक्ट किए हैं इसमें से, और मैं आपके साथ वो 6 स्टॉक्स शेयर करूंगा। तो जैसे मैंने आपको बैकग्राउंड दिया था पिछली वीडियो में, वीडियो का क्लियर इंटेंट ये है कि आपको एजुकेशन पर्पस के लिए निफ्टी 50 के चुनिंदा स्टॉक्स बताए जाएं, क्योंकि मार्केट में काफी सारे स्मॉल केसेस हैं जिसमें से जो निफ्टी 50 में से ही स्टॉक्स को चुनते हैं और एक निफ्टी पोर्टफोलियो बना करके लोगों से फीस चार्ज करके उसको सेल करते हैं। तो बेसिकली मुझे उनसे कोई वो नहीं है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं। वो एक मार्केट है हर चीज की। बट नेट नेट अगर वही एजुकेशन और वही इंफॉर्मेशन अगर मैं कोशिश करूं आपको फ्री में देने की, क्योंकि हर कोई वो पोर्टफोलियोज अफोर्ड नहीं कर सकता है स्मॉल केस में जाके पे करके, और जरूरी भी नहीं है, क्योंकि अगर आपके पास में नॉलेज है, अगर आप ऑलरेडी स्टॉक मार्केट की इंटरमीडिएट नॉलेज रखते हैं तो आपको किसी को पे करने की कोई जरूरत भी नहीं है। आप खुद अपने एनालिसिस से अच्छी कंपनीज फाइंड कर सकते हैं। तो मेरा इंटेंट भी यही है कि मेरे पास जो नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, और उससे अगर आपको कुछ बेनिफिट मिल पाए तो वो काफी एक बेनिफिशियल चीज होगी। तो बिना टाइम वेस्ट करे बढ़ते हैं आगे, और मैं आपके साथ बाकी की 6 कंपनी शेयर करूंगा। एक चीज मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप अगर बाय सेल करें तो प्लीज एक बार अपना एनालिसिस जरूर करें। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज उसको लाइक जरूर करें एक बार। बढ़ते हैं अपने 6 स्टॉक की तरफ, जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस जो है काफी बीटन अप स्टॉक है अभी। आप देखेंगे ये काफी ऊपर था और उसके बाद में अभी ये 2400 के लेवल पर ट्रेड कर रहा है। इसने 2200 तक का लो बनाया था, अभी ऑलमोस्ट 10% ये रिकवर कर गया है, 50 डे मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ रहा है अपने। ये काफी जायंट कॉन्ग्लोमरेट है। इनके सारे बिजनेस आपको पता ही होंगे। इनका जियो टेलीकॉम जो है काफी ज्यादा फेमस है। इनका जियो नेटवर्क जो है। रिलायंस एफएमसीजी सेक्टर में भी अब एंटर कर गया है। रिलायंस के अपने खुद के पेट्रोलियम बिजनेसेस भी हैं, बहुत सारे बिजनेस हैं इनके। तो एक काफी लार्ज कॉन्ग्लोमरेट है। जैसे हमने लास्ट कंपनी एक एल डिस्कस करी थी पिछले वीडियो में, तो बेसिकली रिलायंस भी उसी तरह का एक बिग कॉन्ग्लोमरेट है, और इसमें भी काफी ज्यादा वैल्यू है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। ठीक है, काफी ज्यादा वैल्यू अनलॉकिंग भी इसमें लॉन्ग टर्म में होने वाली है। जैसे जियो फाइनेंस आएगा इसके अंदर, और जियो जो इनका एक टेलीकॉम है वो भी अलग होगा। जैसे जैसे इनकी कंपनीज अलग होती जाएंगी वैसे वैसे इसमें वैल्यू अनलॉकिंग होती जाएगी, और इन्वेस्टर्स को काफी बेनिफिट होगा लॉन्ग टर्म के अंदर। आप अगर इसका P&L देखेंगे तो कंपनी हर साल आप देखेंगे प्रॉफिट के अंदर काफी ग्रोथ रखती है। और रिलायंस जो है निफ्टी 50 का सबसे हैवी वेटेज स्टॉक है, मतलब 50 स्टॉक में सबसे ज्यादा वैल्यूएबल स्टॉक यही है। ठीक है, मार्केट कैप के हिसाब से 10 ईयर्स की जो उसकी ग्रोथ है 20% की, जो कि एक्सीलेंट ग्रोथ है साइज के हिसाब से कंपनी की। ठीक है, अगर कोई लार्ज कैप कंपनी में कहता हूँ 12 से 15% का रिटर्न भी देती है तो बहुत अच्छा रिटर्न है, क्योंकि जैसे कंपनी का साइज जैसे बढ़ता है तो उस हिसाब से आपको मैंने बताया था कि जो इनके प्रॉफिट्स हैं वो स्टैग्नेंट होते जाते हैं। तो 12 से 15% की ग्रोथ बहुत डिसेंट ग्रोथ है, लेकिन अगर 20% की ग्रोथ ही कंपनी आपको लॉन्ग टर्म में बना करके दे रही है तो बहुत अच्छी ग्रोथ है। अभी जैसे प्राइस के बारे में मैंने आपको बताया ये बीटन अप है, अभी इसमें अच्छा समय है इन्वेस्ट करने का लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। इनकी बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग है, और अगर आप कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो वो भी काफी अच्छा है। 22% FII है और 16% DII है, तो लगभग लगभग 38% से ज्यादा इसमें FII DII QIB की होल्डिंग है। तो QIB अगर कन्विक्शन रख रहा है तो ऑफकोर्स वो भी काफी ज्यादा एनालिसिस करके आते हैं किसी कंपनी के ऊपर, तभी वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से। तो अगर आप कोई कंपनी ऑलमोस्ट 5 से 10 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो रिलायंस उसमें से एक है। निफ्टी 50 में से स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये। स्टॉक पी काफी डिसेंट है इसका भी, 24 के पी पर ही अवेलेबल है कंपनी। प्राइस एकदम सही जगह पर है। आप अगर चाहें तो कहीं थोड़ा सा और नीचे आपको प्राइस अगर मिल जाए 2300 के लेवल्स पे या 2400 के लेवल्स पे भी, अभी आई वुड से 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें निवेश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है 7th कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज। इसके रिगार्डिंग कोई भी आपको क्वेश्चन है तो आप जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मार्केट में कि रिलायंस ने रन अप नहीं दिया है, रिलायंस अभी बेकार हो गया। ऐसा कुछ नहीं है, हर कंपनी का एक रनिंग साइकिल होती है। अभी इसमें 10% की ग्रोथ आई है, और आने वाले दिनों में आप इसको आगे और भी बढ़ता हुआ देखेंगे। ग्रोथ जो है हो सकता है वो कल ही दिख जाए, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद, कब आएगी वो कोई नहीं बता सकता। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए किसी कंपनी को होल्ड कर रहे हैं और एक अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी को अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने पोर्टफोलियो में बाय करें और भूल जाए उस कंपनी को। अभी तक जितने भी स्टॉक्स मैंने आपके साथ शेयर किए, 6 स्टॉक्स पहले और अभी ये सब फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। काफी मजबूत कंपनी है, इनके प्रमोटर्स काफी अच्छे हैं, काफी इनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, बड़ी बड़ी कंपनीज उन्होंने बना दी हैं। ये वो कंपनीज है आप ले लो और उसके बाद अपने पोर्टफोलियो में भूल जाओ। आप इनको सिर्फ इनके न्यूज को ट्रैक करते रहो। थोड़ी बहुत अगर ऊपर नीचे की न्यूज आए तो आपको मार्केट सेंटीमेंट से बिल्कुल घबराना नहीं है। कोई बड़ी न्यूज है तो ऑफकोर्स तभी आप बाय सेल का डिसीजन लें, अदरवाइज ये कंपनीज अच्छी हैं लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से। तो बढ़ते हैं अगली कंपनी की तरफ। जो 8th कंपनी है निफ्टी पोर्टफोलियो के अंदर वो है टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स लॉन्ग टर्म के लिए मुझे बहुत स्ट्रांग लगता है। उसका क्लियर रीजन ये है, टाटा की गाड़ियों की जो कन्विक्शन है मार्केट में वो काफी स्ट्रांग होती जा रही है। इनकी गाड़ियों को लेकर के जो कंज्यूमर का जो ट्रस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। स्टॉक ने काफी अच्छा रनअप दिया है। अभी कुछ दिनों में आप देखेंगे ये स्टॉक प्राइस 401 से आप देखेंगे 20% ग्रो कर गया है। जो इसमें पहले पोजीशन बना चुके थे उनको काफी फायदा हो रहा होगा अभी। बट ऐसी कोई बात नहीं, अगर आपने पोजीशन में अगर आपने नहीं बिल्ड करी है तो आप वेट करिए, प्राइस आपको दोबारा से कहीं 460 450 के लेवल्स पे दोबारा मिल जाएगा। हर हर स्टॉक जो थोड़ा सा ऊपर जाता है वो कहीं ना कहीं उसमें प्रॉफिट बुकिंग होती है।
और बिल्कुल भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको स्टॉक कहीं 420 या 401 पे मिल जाए, मार्केट है, हो सकता है नीचे और आ जाए, बट मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये 460 450 के लेवल्स पे आपको ये प्राइस मिल जाएगा अगर आप नई फ्रेश पोजीशन इसमें बनाएंगे और आपके पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। आप देखेंगे कि ये नेगेटिव पोर्टफोलियो दिख रहा है, वो नेगेटिव इसलिए दिख रहा है क्योंकि इनका जो एक और कंपनी है जैगुआर, उसमें थोड़ा सा इनको लॉस होता है, बट वो लॉस धीरे धीरे करके नीचे जा रहा है और ये प्रॉफिट की तरफ बढ़ रहा है। इनका क्वार्टरली जो रिजल्ट आया दिसंबर में वो प्रॉफिट्स में आया था, ठीक है। तो कंपनी धीरे धीरे करके अपना जो पोर्टफोलियो है वो पॉजिटिव की तरफ जा रही है। ऑलमोस्ट 3700 करोड़ आपको यहाँ दिख रहा है। आने वाले सालों के अंदर ये कंपनी ऑलमोस्ट प्रॉफिट बनाती हुई दिखेगी आपको, काफी अच्छे नंबर्स इसमें मुझे उम्मीद है आगे आएंगे। और एक चीज और जो उसमें नोटिस करने वाली ये है वो है इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे मार्च में FIRDI ने काफी इसमें बाइंग करी है, हैवी बाइंग करी है, ठीक है। ऑलमोस्ट अगर आप टोटल करेंगे तो 5% से FIRDI इसमें इंक्रीज हो गया है। QIB ने काफी अच्छी इसमें बाइंग करी है, जो उनको 401 का लेवल, 380 का लेवल जो उनको बॉटम मिला था वहां पे उन्होंने काफी माल उठाया इसके अंदर क्योंकि भाव नीचे चला गया था। FIRDI किसी भी कंपनी में ऐसे फिजूल में बाइंग नहीं करता, उनको पता होता है कि मार्केट लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से काफी स्ट्रांग है ये कंपनी। धीरे धीरे करके ये प्रॉफिट्स, ये नंबर्स आपको प्लस में नजर आएंगे। और टाटा की गाड़ियों के बारे में आपको पता ही होगा, इनकी गाड़ियों की जो एक ट्रस्ट है मार्केट में वो बढ़ता जा रहा है, इनकी सेल इंक्रीज हो रही है धीरे धीरे करके। तो उस एंगल से ही अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, मोटर्स कंपनी में, तो वो है टाटा मोटर्स। और ये ईवी गाड़ियां इनकी बहुत दिनों से आ रही हैं, काफी पहले इन्होंने लॉन्च कर दी थी इनकी ईवी कार्स, टाटा नेक्सॉन और बहुत सारी इनकी गाड़ियां हैं जो रोड पे आप देखेंगे। तो उस एंगल से लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से टाटा मोटर्स एक काफी अच्छी कंपनी है। एक कंपनी और है, दो कंपनी और है निफ्टी 50 के अंदर मोटर्स की, वैसे तो बहुत सारी हैं, बजाज ऑटो भी है, उसमें मारुति भी है और आयशर मोटर्स भी है। मारुति मुझे इतना स्ट्रांग नहीं लगता क्योंकि मारुति का शेयर जो धीरे धीरे करके लूज ही होगा, ठीक है, क्योंकि मारुति ईवी सेक्टर में अभी आया नहीं है, हो सकता है फ्यूचर में आ जाए। ऐसे ही आयशर मोटर्स भी है, वो भी अच्छी कंपनी है, अगर आप चाहें तो उसे भी कंसिडर कर सकते हैं। बट नेट नेट अगर कंपैरिजन देखेंगे तो मुझे टाटा मोटर्स ज्यादा स्ट्रांग लगता है तीनों चारों कंपनीज के अंदर। बट स्टिल आप एक बार अपना एनालिसिस कर लें। जो नेक्स्ट कंपनी है पोर्टफोलियो में वो है टाइटन कंपनी, ठीक है। टाइटन जो है बेसिकली तनिष्क के नाम से भी लोग जानते हैं, तनिष्क जो एक गोल्ड ज्वेलरी बनाता है, डायमंड ज्वेलरी बनाता है। और 76 के पीई पर ये कंपनी है, एक्सपेंसिव कंपनी है, लेकिन मार्केट इसको इतनी वैल्यू इसलिए करता है क्योंकि ये कंपनी हर साल एक अच्छा रेवेन्यू पोस्ट करती है, हर साल एक अच्छे मार्जिन से प्रॉफिट बनाती है। अभी 2600 का स्टॉक है और अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लेवल इसने यहाँ लोगों को दिया था 1800 के लेवल पे पिछले साल जुलाई के मंथ में, और उसके बाद दोबारा इसने मौका नहीं दिया, प्राइस ऊपर गया, फिर दोबारा इसने मौका 2300 के लेवल पे दिया और अब ये 2600 पे ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट अपने ऑल टाइम हाई के पास है ये प्राइस। और इसके अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखेंगे तो वो भी बहुत स्ट्रांग है। हर साल ये कंपनी अच्छा एक प्रॉफिट बनाती है नेट नेट। इनको जो लेटेस्ट जो कंपटीशन है वो कल्याण ज्वेलर के साथ है, बट जो जो टाइटन है वो बहुत डाइवर्सिफाइड है। क्यों? क्योंकि ये घड़ियां भी बनाते हैं, परफ्यूम्स भी बनाते हैं, इन्होंने भी वार्डरोब सेक्शन में भी जा रहे हैं, इन्होंने आई थिंक फीमेल बैग्स बनाने भी शुरू करे हैं। तो टाइटन बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है और जिस जिस कैटेगरी में ये एंटर कर रहे हैं वो सब हाई मार्जिन कैटेगरीज हैं, उसमें रेवेन्यू के साथ साथ मार्जिन बहुत अच्छे होते हैं। तो उस एंगल से देखा जाए तो ये कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी एक कंपनी है। अगर आपको बाय करनी है, 25% का इसका 10 ईयर्स का CAGR है जो कि बहुत हेल्दी है। जैसे मैंने आपको बताया साइज ऑफ द कंपनी के हिसाब से अगर 12 से 15% भी आए तो बहुत अच्छा। और अगर ये कंपनी 20-25% करके आपको देगी, ऑफ कोर्स आपका जो एक एवरेज है जो आप पोर्टफोलियो बिल्ड करेंगे निफ्टी 50 स्टॉक से, उसमें बहुत एक वैल्यूएबल कंपनी ये निकल करके आएगी, ठीक है। अगर आप इसमें इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो आपको देखेंगे कि वो भी काफी हेल्दी है। FIRDI कुछ ज्यादा इसमें सेलिंग करते हैं, एक बार बाय कर लिया तो उसके बाद होल्ड करके बैठे हैं। 17% यहाँ है, 11% यहाँ है, ठीक है। 28% से ज्यादा की उनकी कन्विक्शन है स्टॉक के अंदर। और बैलेंस शीट तो कंपनी की हेल्दी है, आप देखेंगे 10,000 करोड़ के इनके रिजर्व्स हैं, इनके ऊपर बोरिंग्स भी है। अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग देखेंगे तो वो जीरो है। जितनी भी बोरिंग्स है वो सब शॉर्ट टर्म है, मतलब कंपनी को एक साल में पे करनी है, तो वो इनके ट्रेड वगैरह के रिलेटेड जो इनकी बोरिंग्स होंगी वो होंगी, तो वो ये क्लियर आउट कर लेंगे क्योंकि इनकी जो करंट रेशियो है वो काफी सही है, इनके पास में लिक्विड कैश बहुत है पे करने के लिए। तो उस एंगल से देखा जाए तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी अच्छी है। काफी डाइवर्सिफाइड इनका प्रोडक्ट रेंज है, जैसे मैंने आपको बताया ये गोल्ड ज्वेलरी बनाते हैं, फीमेल प्रोडक्ट्स बनाते हैं जैसे वो उनके बैग्स और उनके आउटफिट्स, इन्होंने भी एंट्री ली है उसके अंदर। परफ्यूम बनाते हैं ये, वॉचेस बनाते हैं ये, और भी ये कंपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके नई नई कैटेगरीज ढूंढती रहती है जहां पे ये अपने ब्रांड को और डाइवर्सिफाई कर सके और अच्छा एक पैसा कमा सके। और देखें यहाँ पे मेंशन किया हुआ है वॉचेस, ज्वेलरी और एक आईवेयर कैटेगरी भी है इनकी, ठीक है। तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। स्टॉक 76 के पीई पर है, मुझे लगता है फेयर है क्योंकि अगर आपको एक कंपनी ऐसी मिल रही है जो फ्यूचर में अच्छा प्रॉफिट बना करके दे रही है तो क्या दिक्कत है। आप देख रहे हो, मतलब अगर आप इसको प्री कोविड लेवल पे देखेंगे तो 1300 करोड़ करती थी, फिर 1400 करोड़ पे आ गई, 1500 पे सीधा 2100 2200 करोड़ पे आई और अब 3000 करोड़ पे आ गई है। नाना करते हुए भी अगर अगले साल इसने 10-20% का ग्रोथ और दिया तो कौन एक हेल्दी ग्रोथ है। तो ये है हमारी एक नाइन्थ कंपनी। जो 10th कंपनी है लिस्ट के अंदर वो है अल्ट्राटेक सीमेंट, ठीक है। अल्ट्राटेक सीमेंट एक जायंट कंपनी है सीमेंट कैटेगरी के अंदर, सबसे बड़ी
जो मार्केट कैप है वो अल्ट्राटेक की है, सबसे बड़ा मार्केट शेयर अल्ट्राटेक के पास है पूरी इंडिया के अंदर। आप देखेंगे 2,18,000 करोड़ का इनका मार्केट कैपिटल है, तो काफी बड़ी कंपनी है। 7,500 का इनका शेयर प्राइस है, सस्ता शेयर नहीं है, प्राइसिंग अच्छी है शेयर की। 43 के पीई पर है, ठीक है। बट ये एक ग्रोइंग कंपनी है। इनका अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो हर साल ये कंपनी ऑलमोस्ट देखेंगे यहाँ तो डबल ही हो गया था, और फिर कंपनी अपने आप को एक हेल्दी प्रॉफिट की तरफ लेकर के जा रही है। इनका जो 10 ईयर्स का सीएजीआर है 15% है, 1 ईयर का 14% है। 15% जैसे मैंने आपको बताया, एक हेल्दी रिटर्न है साइज ऑफ द कंपनी के हिसाब से। अगर ये कंपनी 15% मेंटेन करती है तो डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है। और जैसे जैसे इंडिया में आगे रियल एस्टेट ग्रो करेगा, वैसे वैसे अल्ट्राटेक जैसी कंपनीज जिनके पास में इतना बड़ा मार्केट शेयर है, वो ऑफ कोर्स इनकी जो एक रेवेन्यू है वो इंक्रीज ही करेगा आने वाले दिनों में, ठीक है। कंपनी एक्सपेंशन करती रहती है, अपने नए नए प्लांट्स एक्सपैंड करती रहती है, वो एक काफी अच्छी चीज है कंपनी का। आप देखेंगे इनका जो CWIP है वो लास्ट ईयर था 4700 करोड़ का, अभी 4000 करोड़ का है। तो ये अपने प्लांट को एनहांस करते रहते हैं, कुछ कंपनीज को बाय करते रहते हैं, तभी एक्सपेंशन है वो और बढ़ती रहती है पूरी इंडिया के अंदर। अगर आप इसमें FII/DI की कन्विक्शन देखेंगे तो वो काफी स्ट्रांग है। ये देख रहे हैं आप 31% से ज्यादा FII/DI की इन्वेस्टमेंट है, 60% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग है। पब्लिक के पास सिर्फ 8% है, बहुत ही कम है पब्लिक के पास। आप देखेंगे तो उस एंगल से ये कंपनी मुझे काफी स्ट्रांग लगती है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अगर आप किसी कंपनी को होल्ड करना चाहते हैं तो वो ये कंपनी है। कोई और सीमेंट कंपनी अगर आप होल्ड करते हैं रिस्क एपेटाइट के हिसाब से तो अच्छा है, लेकिन अगर आप लार्ज कैप कंपनी अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं तो वो है अल्ट्राटेक। क्योंकि अगर आप सिर्फ निफ्टी 50 पोर्टफोलियो ही बनाना चाह रहे हैं तो उसमें अल्ट्राटेक बहुत ही एक अच्छी चॉइस है लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव से, इंडिया की ग्रोथ और रियल एस्टेट की ग्रोथ को देखा जाए तो उस एंगल से। तो नेट नेट मैंने आपके साथ 10 कंपनियां शेयर करी हैं, ठीक है। 2 कंपनी और है जो मुझे लगता है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, जिसमें से एक है यूपीएल। ये एक केमिकल सेक्टर की कंपनी है, बेसिकली वैरायटी ऑफ केमिकल्स ये कंपनी बनाती है, ठीक है। इंडस्ट्री केमिकल्स, केमिकल इंटरमीडिएट, स्पेशलिटी केमिकल्स, वो सभी कंपनी बनाती है। और इनका प्रॉफिट एंड लॉस मुझे काफी स्ट्रांग लगा जब मैंने इनके बारे में रिसर्च करा था। तो नेट नेट अगर आप इनका 5 साल का P&L देखेंगे तो वो काफी हेल्दी है, ठीक है। हर साल ग्रो कर रहा है, ऑलमोस्ट 20-30% से हर साल ग्रोथ करते हैं, जो कि काफी एक हेल्दी ग्रोथ है कंपनी के लिए। स्टॉक प्राइस सीएजीआर 10 ईयर्स का 23% है। अभी जब मैं टाइटन देखा था उसका 25% था, इसका 23% है। 1 ईयर जो है -10% है, वो इसलिए क्योंकि केमिकल सेक्टर की बहुत ज्यादा पिटाई हो रखी है। अभी जैसे फार्मा की पिटाई हो रखी है, वैसे ही केमिकल सेक्टर भी बहुत पिटा हुआ है अभी। आप केमिकल सेक्टर की कोई भी कंपनी उठा के देखोगे तो उसका स्टॉक प्राइस अभी आपको नीचे ही मिलेगा। तो केमिकल सेक्टर में रनअप आने के अभी टाइम बाकी है। जब भी रनअप आएगा ये कंपनी का प्राइस भी आपको आने वाले दिनों में ऊपर ही मिलेगा। अभी एक अच्छा टाइम है इसको एक्यूमुलेट करने का। अगर आप इस कंपनी को होल्ड करते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कीजिए। अगर आपके पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है, 12 के पीई पे कंपनी अवेलेबल है। नेट नेट मुझे ये कंपनी स्ट्रांग लगती है। अगर आप इसके अंदर FI और DIS की होल्डिंग देखेंगे तो वो बहुत हेल्दी है। ऑलमोस्ट 52% से ज्यादा इसमें FI और DI की होल्डिंग है। QIB इन्वेस्टमेंट्स, मैं बार बार आपके साथ ये QIB इसलिए शेयर करता हूँ क्योंकि QIB किसी कंपनी में जब इन्वेस्ट करता है तो वो ऑफ कोर्स मैनेजमेंट से भी बात करता है, क्योंकि QIB के पास वो एक प्लस होता है, एक एज होता है। वो काफी हजारों करोड़ का माल खरीदते हैं, तो वो ऑफ कोर्स मैनेजमेंट से जरूर बात करते हैं, उनके कॉल कॉल्स में जरूर जाते हैं, काफी सारे सवाल पूछते हैं, उसके बाद वो एक डिसीजन लेते हैं कंपनी के फ्यूचर को देखते हुए। वो ऐसे ही भाव देख के इन्वेस्ट नहीं करते हैं, वो कंपनी के लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव को देखते हैं। आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में कंपनी का विजन क्या है मार्केट को लेकर के। तो इसलिए मैं बार बार आपके साथ QIB की इन्वेस्टमेंट को भी शेयर करता हूँ, क्योंकि QIB बहुत एनालिसिस करता है किसी भी कंपनी को में इन्वेस्ट करने से पहले। तो आपको लेकिन आंख बंद करके QIB इन्वेस्टमेंट देख करके इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि QIB कंपनी आज खरीदता हो सकता है कल बेच भी दे। आपको लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के अगर एक डिसीजन में सपोर्ट लें तो आप QIB की होल्डिंग को एज अ डिसीजन मेकर देख सकते हैं कि हाँ ठीक है। अगर आप 5 चीज देख रहे हैं तो एक चीज आप QIB की होल्डिंग को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो वो एक पर्सपेक्टिव है, ना कि QIB को देख करके हमें माल खरीदना है, मतलब स्टॉक को खरीदना है। तो जो अगली कंपनी है वो है HDFC लाइफ। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से ये कंपनी मैंने पिछले वीडियो में भी आपके साथ शेयर किया था, जब मैंने वो वीडियो बनाया था। वो 10 स्टॉक्स जो मैं अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करता हूँ लॉन्ग टर्म विजन से, ठीक है। वो 10 के 10 स्टॉक मैंने आपके साथ शेयर किए थे जो मेरे पोर्टफोलियो में है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो ये उसका पार्ट 1 है, ये उसका पार्ट 2 है। 10 स्टॉक्स दोनों मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, कौन सी इंडस्ट्री के हैं, क्यों उनको बाय करता हूँ, और मेरे पोर्टफोलियो में क्या विजन है उसको लेने का। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वो वीडियो को जरूर चेकआउट कर सकते हैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए। बट उसमें स्मॉल कैप कंपनीज भी हैं, तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से उस वीडियो को देखेंगे तो आपको वो समझ में आएगा कि हाँ उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप दोनों तरीके की कंपनीज उसमें है, लार्ज कैप भी है। ये कंपनी मुझे, मैंने आपको पहले बताया था, मुझे इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर इंडिया के अंदर अभी इतना बूमिंग नहीं है, बट आने वाले समय में जब कंट्री ग्रो करती है तो इंश्योरेंस सेक्टर जरूर ग्रो करता है। पहला रीजन ये है। दूसरा रीजन ये है, HDFC लाइफ जो है एक लार्ज कंपनी है इंडिया के अंदर, ठीक है। और जैसे जैसे लोगों में इंश्योरेंस की अवेयरनेस आएगी, HDFC एक अच्छा मार्केट होल्ड करेगा। काफी बड़ा बैंक है इनका इंडिया के अंदर, इनको
इनको सेल करने में काफ़ी ईज़ी होता है क्योंकि कस्टमर डेटा बहुत ज़्यादा है इनके पास। ठीक है, स्टॉक प्राइस जो है अभी काफ़ी ज़्यादा पिट गया था। जैसे लास्ट अभी न्यूज़ आई थी हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कि बजट के अंदर से जो टैक्सेशन में जो जो रिबेट मिली है इंडिविजुअल्स को 7 लाख तक की, फिर उसके अंदर मार्केट को यही अंडरस्टैंडिंग ये बनी कि अब लोग इंश्योरेंस क्यों बाय करेंगे, क्योंकि लोग तो 80C में रिबेट लेने के लिए इंश्योरेंस बाय करते हैं काफ़ी सारे, है ना? बट मुझे लगता है कि ये एक शॉर्ट टर्म व्यू है मार्केट का। अगर आप लॉन्ग टर्म देखेंगे तो ये मार्केट में ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी क्योंकि वैरायटी ऑफ इंश्योरेंसेस लोग बाय करते हैं। ऐसा कोई इंश्योरेंस मतलब सेक्टर ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोग टैक्स रिबेट के लिए ही बाय करते हैं। लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए बाय करते हैं, अपने बुरे वक्त के लिए इंश्योरेंस को रखते हैं कि कभी कोई प्रॉब्लम हो तो उस एंगल से देखा जाए तो मुझे एचडीएफसी लाइफ बेटर लगता है। आप जैसे मैंने उस वीडियो में बताया था, आप अगर आईसीआईसीआई या कोई और प्राइवेट कंपनी का इंश्योरेंस होल्ड करते हैं तो उसको होल्ड करिए लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, इस कंपनी के जो क्वार्टरली रिजल्ट्स हैं वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है ये, और रिजल्ट्स जो है अभी स्टैग्नेंट हैं। पिछले 1 साल में आप देखेंगे तो कोई बहुत शानदार ग्रोथ नहीं रही है, बट अगर आप इसको 5 से 10 साल के लिए होल्ड करेंगे तो ये कंपनी आपको अच्छे रिटर्न बना करके देगी। ठीक है, ये कंपनी मैंने लास्ट में भी आपके साथ इसलिए होल्ड करी, ये एक ऑप्शन कंपनी है आपके लिए। अगर आप इसमें क्यूआईबी की होल्डिंग देखेंगे तो वो काफ़ी हेल्दी है, 35% से ज़्यादा की क्यूआईबी की होल्डिंग है। ठीक है, तो क्यूआईबी अगर इन्वेस्ट करें, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, क्यूआईबी की इन्वेस्टमेंट काफ़ी स्मार्ट होती है, काफ़ी फ्यूचर को देखते हुए होती है। तो उस पर्सपेक्टिव से, और अगर आप इंडिया की ग्रोथ में बिलीव करते हैं, आपको लगता है इंडिया एज अ कंट्री ग्रो करेगा, इंडिया की पर कैपिटा इनकम ग्रो करेगी, लोगों के अंदर अवेयरनेस बढ़ेगी, तो इंश्योरेंस सेक्टर डेफिनेटली बूम करेगा। ये है वो 12 कंपनियां जो मैंने आपके साथ शेयर करी। 6 मैंने पार्ट वन में करी थी, कुछ बाकी की मैंने कंपनी आपके साथ यहाँ शेयर करी है। इन कंपनीज को लेकर के आपका जो भी व्यू हो, नेगेटिव व्यू हो, पॉजिटिव व्यू हो, वो आप कमेंट में जरूर शेयर करें। ठीक है, ये पोर्टफोलियो मैंने आपके साथ क्यों शेयर किया वो मैंने आपको शुरू में बताया था, स्मॉल केसेस को देखते हुए। ठीक है, मेरा इंटेंट आपको ये है कि फ्री में जो नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। ठीक है, मार्केट में पेड चीज़ हर कुछ मिल रही है। ठीक है, वो चीज़ें सब ठीक हैं, बट मेरा इंटेंट यही है कि मैं जितना ज़्यादा बेस्ट इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर सकूं, उस पर्सपेक्टिव के साथ कि आपको भी उससे बेनिफिट मिले, आप भी अपना पोर्टफोलियो को उस तरीके से मैनेज कर पाएँ। कोई भी आपको स्टॉक अगर ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है, कोई भी आपको व्यू लगता है कि नहीं मेरा व्यू गलत है, तो वो आप ज़रूर कमेंट में लिखें ताकि ऑडियंस जो बाकी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनको भी उससे कुछ सीखने को मिले और एक अच्छा एक हेल्दी इंफॉर्मेशन मार्केट में सर्कुलेट हो। तो नेट नेट ये है वो 12 कंपनियाँ, जैसे मैंने शुरू में बताया, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। ठीक है, आप प्लीज़ अपना एनालिसिस एक बार ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें उसको। वीडियो में वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिले तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल पे और भी काफ़ी सारी वीडियोज़ हैं, जैसे मैंने आपको बताया 10 स्टॉक्स जो मैं अपने पोर्टफोलियो में एक्यूमुलेट करता हूँ, वो वीडियो यहाँ पर है। और भी कोई अगर स्टॉक अगर आप डिटेल्ड एनालिसिस देखना चाहते हैं तो वो सब मैंने यहाँ डाले हुए हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।